बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के भाषा परीक्षण के क्रम में आज बच्चों हम लोग आपके समक्ष पूरा का पूरा रिवीजन लेकर आए हैं। और अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो आपका प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका भाषा परीक्षण में 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे 4 अनुच्छेद के रूप में और 25 अंक का होगा बच्चों। तो आप इसको पूरा का पूरा कर लेंगे। बस आपको केवल हमारे साथ इस प्रैक्टिस को करना, अनुच्छेदों को हल करना है बच्चों, जिससे आप जो है पूरा का पूरा सही कर लें। आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा जो अब तक आपने तैयारी किया है। तो बच्चों हमारे साथ बने रहने के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों वीडियो को पूरा देखिए। आपका 20 अब क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, आपके पास अब कहाँ कितना समय है, आज इसमें 10 है, बस ज़्यादा 1 हफ्ते के और समय है। तो बच्चों आप अब पूरा ध्यान आप रिवीजन पर लगा दीजिए। नए टॉपिक को आप कम फोकस करिए, जितना आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करिए। तो बच्चों उसी के सीरीज में लेकर हम आज भाषा परीक्षण के क्रम में आए हैं, जो आपकी पूरा का पूरा प्रैक्टिस है। आपका लगभग हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेदों को कवर करें। तो बच्चों अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा प्रश्न कि अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभ के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियां का लेप चेचक चिकित्सक में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियाँ और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में किया जाता है। तो बच्चों इस पैसेज में केवल नीम के बारे में बात हुई है। अभी इसी पैसेज से संबंधित हमसे 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। उन 5 प्रश्नों को हम लोग अब इसी पैसेज के अनुसार हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए क्या कह रहा है। आपका पहला ही प्रश्न कह रहा है कि औषधालय है। औषधालय क्या है बच्चों? कृषि भूमि है, गलत। खेल का मैदान है, गलत। फार्म हाउस है, गलत। औषध का भंडार है बच्चों। तो हमारा इसमें जो होगा आपका पहले वाले में पहला विकल्प गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, हमारा सही है दूसरा। क्यों? औषधालय का मतलब होता है औषधनालय और औषध मतलब होता है दवा। औषधि आलय मतलब होता है घर, जहाँ पर दवाइयों का भंडार होता है, उसी को औषधालय कहा जाता है। तो बच्चों इसी क्रम में प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोग है। नीम के पेड़ का किसान के लिए क्या उपयोग है? उनका क्या ऐसा चीज़ है जो किसानों के उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बच्चों बीजों की क्या है? बीज क्या है? ये देखिए, नीम के बीज की खली सामान्यतः उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो बच्चों बीज ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष शब्द का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष शब्द का पर्यायवाची नहीं है बच्चों। आप थोड़ा इस पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं शब्द लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं परीक्षा के हाल में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर लोग लेकर चलते हैं। तो हमें प्रश्नों को सही रूप से पढ़ना है। जब प्रश्न सही रूप से पढ़ेंगे बच्चों, तभी हम उसका उत्तर भी सही दे पाएंगे। तो नहीं है, कौन सा नहीं है? दोष रहित सही है, त्रुटिहीन सही है, ठीक है। और क्या है इसमें बच्चों? बेजोड़, ठीक है। कुरूप का जो है, कुरूप मतलब होता है सुंदरता का जो है आपका विलोम शब्द है कुरूप,
तो बच्चों यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर क्या होगा, 4 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, मतलब कीट शब्द से क्या तात्पर्य है, तो फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, मतलब क्या है, जो फसल को नष्ट करते हैं कीड़े मकोड़े वही है। कुछ व्यक्ति गलत है, गंदा पानी गलत है, प्रदूषण। तो बच्चों इसमें सही क्या है कि फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़ों को क्या कहा जाता है, कीट कहा जाता है। गांव में नीम की डांठ उपयोग दांत के ब्रश के रूप में होता है। टहनियों को, किसको बच्चों, टहनी, नीम की टहनियाँ जिन्हें सामान्यतः दातून के रूप में प्रयोग होता है। तो बच्चों ये देखिए पैसेज को हम लोग ने हल कर लिया है। पैसेज में देखिए पहला क्वेश्चन औसत का भंडार आपका सही है, दूसरे में बीज सही है, तीसरे में कुरूप सही है, चौथे में बच्चों आपका पहला ही सही है, फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, और इसमें क्या है, टहनियाँ सही है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने एक पैसेज को सॉल्व कर लिया है। इसी क्रम में हम लोग दूसरे पैसेज को चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो पैसेज है आपका 2019 में पूछा हुआ है बच्चों। किसमें पूछा हुआ है, 2019 में आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, पहले पैसेज को पढ़ते हैं। चबाने की गोंद या च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायान लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। जो च्युइंगम होता है, रबड़ होता है, उसकी जो खोज की थी मायान लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेट से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता है। वे इसे चिक्कल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिक्लेरो कहे जाने वाले श्रमिकों को चिक्कल का संग्रह कहते हैं। चिक्कल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े को प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 40 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। वह इसे मीठा, नरम, सुगंधित, रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप पैसेज को 1 या 2 बार और पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है पढ़ना है तो। ठीक है, आगे बच्चों चलते हैं, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, डांठ चबाने की गोंद की खोज किसने किया था, मायान लोगों ने किया था। लोगों ने किया था, मायान लोगों ने, देखिए 1000 वर्ष पूर्व किया था। वे श्रमिक होते हैं जो चिक्कल को एकत्र करते हैं, उन्हें चिक्लेरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, चिक्लेरो कहे जाने वाले श्रमिकों को चिक्कल को संग्रह कहते हैं बच्चों। चिक्कल के बड़े टुकड़ों को कहाँ भेजा जाता है बच्चों, चिक्कल के बड़े टुकड़ों को कहाँ भेजा जाता है, गोंद की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है बच्चों। कहाँ भेजा जाता है, गोंद की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। चिक्कल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय के किसके, गाढ़ा करने के लिए, मीठा बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए। देखिए बच्चों ये इससे क्या मिलाया जाता है, मीठा, नरम, सुगंधित। तो बच्चों मीठा ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मीठा भी आपका सही है, सुगंधित भी सही है और नरम भी आपका सही है। गाढ़ा बनाने के लिए इसमें कोई पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं, तो सिवा गाढ़ा करने के। ठीक है, आगे देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शीर्षक को चुनिए। तो बच्चों इसमें जो है, इस शीर्षक में क्या है कि च्युइंगम की कथा, क्योंकि बच्चों च्युइंगम के बारे में है ये, इसलिए ये जो कहानी है च्युइंगम के बारे में है, इसलिए इसका जो शीर्षक बन सकता है वो च्युइंगम की कथा हो सकता है। गोंद चिक्लेरो की कथा नहीं, बल्कि ये च्युइंगम की कथा है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 2 पैसेज को सॉल्व कर लिया है। तीसरे अनुच्छेद को आते हैं हल करने के लिए। तीसरे अनुच्छेद को देखते हैं, क्या कहता है कि भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थयात्रियों का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों के पर्यटक और सैर पटाखे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं,
यात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों यहाँ जो ये पैसेज है ये तीर्थ यात्री के बारे में, तीर्थ स्थलों के बारे में चर्चा किया गया है। इस पैसेज को अपनी आवश्यकता अनुसार आप 1 या 2 बार और पढ़ सकते हैं। और बच्चों हम अब चलते हैं पैसेज को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए क्या इसमें पैसेज में क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि पवित्र स्थानों पर पाए जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर पटाखे करने वाले लोग, और कौन होते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर पटाखे करने वाले लोग, बच्चे, पर्यटक, व्यापारी और समुद्री यात्री। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा पर्यटक। क्या हो जाएगा? पर्यटक। क्योंकि बच्चों यहाँ पर्यटक की भी बात की गई है। जैसे यहाँ देखिए पर्यटक और सैर पटाखे लोग, ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? पहला पर्यटक। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानतया पर्यायवाची है? निम्नलिखित कौन सा शब्द समानतया का पर्यायवाची शब्द है? तो बच्चों समानतया मतलब एक होता है बच्चों, आप कह सकते हैं आमतौर पर। क्या कह सकते हैं बच्चों? आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं इसको कि क्या कह सकते हैं बच्चों? आमतौर पर। मैंने कहा ना कि समानतया या आमतौर यह समानतया का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन से शब्द पवित्र का विलोम क्या है? तो बच्चों पवित्र शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। देखिए इस पैसेज में आपसे पर्यायवाची शब्द भी पूछ लिया है और विलोम शब्द भी पूछ लिया है। तो पवित्र मतलब क्या होता है? ईश्वरी, गलत है बच्चों। क्या होगा? ईश्वरी गलत है। धार्मिक गलत है। अपावन, अपावन मतलब है, क्योंकि पावन मतलब होता है पवित्र, अपावन मतलब होता है अपवित्र। तो बच्चों अपावन है। धर्मनिष्ठ गलत है, इसलिए बच्चों इसमें विकल्प नंबर जो है आपका 3 सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए जाते हैं। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल क्या होता है बच्चों? इसका जल पवित्र होता है, साफ और स्वच्छ होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, कि क्या होता है? शीतल होता है। तो बच्चों इसका जल क्या होता है? पवित्र होता है। आप सुने भी होंगे गंगा जल को क्या कहा जाता है? पवित्र। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे ... होते हैं, उत्सुक होते हैं, खोजी होते हैं, धार्मिक होते हैं, कि वृद्ध होते हैं। तो बच्चों वो क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक। क्योंकि जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वो लोग क्या होते हैं? कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं, न कि उत्सुक, खोजी और वृद्ध होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 3 पैसेज को सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले पैसेज को सॉल्व करते हैं। पैसेज नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए पैसेज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अजीत का जन्मदिन था। क्या था बच्चों? अजीत का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उन्हें एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था और ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े और उसने वे
उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों? और भी पौधे लगाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब इस पैसेज के पढ़ने के बाद इसके उत्तरों को हल करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, अजीत का जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी। क्या थी बच्चों? जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी। क्या था बच्चों? गुलाब का पौधा। क्या था उसे? गुलाब का पौधा जो मिला था उसे सबसे अच्छा लगा, आश्चर्यजनक लगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हम देखते हैं अब क्या है, यहाँ देख लेते हैं। ज्यों ही अजीत जागता वह पढ़ना प्रारंभ करता, गलत है। पौधे की ओर दौड़ता, सही है। स्नान करता, स्कूल चलता था, गलत है। तो जैसे ही वो बच्चा क्या कहते हैं, अजीत सो के उठता, वो तुरंत जागता जैसे और तुरंत वो पौधे की ओर दौड़ता। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई थी बच्चों? 2 कलियां आई थी। देखिए 2 छोटी कलियां आई थी। ठीक है, और वह जब जागता, देखिए वो भाग कर देखने जाता। आगे देखिए क्या है, अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किया? मित्रों को, चाची को, माँ और चाची को, माँ और बहन को। वह अपना जो 2 गुलाब थे उनको किसको भेंट किया? माँ और बहन को भेंट किया। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? शब्दार्थ भी देखिए आ गया इसमें। रोमांचित शब्द का उदास है, गलत है। भयभीत है, गलत है। चकित है, गलत है। उत्तेजित। रोमांचित का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तेजित। क्या होगा? उत्तेजित। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 4 पैसेज को सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं बच्चों, पैसेज नंबर 5 को देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे साथ पैसेजों को आप सॉल्व करिए, इसके बाद आप खुद पैसेजों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें बच्चों, आपको 20 का 20 प्रश्न सही करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 20 का 20 प्रश्न सही करने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, पैसेज नंबर हम देखते हैं 5। क्या कह रहा है? एक समय एक गधा जंगल में रहता था। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रिया को देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका और क्या हुआ, वह अपने नए भेष को भूल गया और रेंगने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंगना सुना, वह वापस लौट आई। सभी पशु अब समझ गए कि वह शेर नहीं बल्कि शेर की खाल में गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। ठीक है बच्चों, ये गधा और लोमड़ी की कहानी है। ये लोमड़ी जो है शेर के, जो गधा आपका वो जंगल में एक शेर का खाल पा गया था, जो उसको पहन लिया था। जंगल के लोग उसे शेर समझने लगे थे, लेकिन वह इतना खुश हो गया, वो अपने आप को भूल गया कि मैं गधा हूँ। ठीक है, और जब सच्चाई का पता चला तो वह अपना जान बचाकर लेकर भागने लगा। अपनी जान बचाने भागा। चलिए, गधा कहाँ रहता था बच्चों? गधा कहाँ रहता था? जंगल में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, आपको उत्तर ही मिल जाएगा। गधा कहाँ रहता था? जंगल में। कहाँ रहता था? जंगल में। ठीक है, सही है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, गधे को गर्व क्यों था? यहाँ देखिए, तो गधा कहाँ रहता था? जंगल में। ये देखिए, आगे देखिए, यहाँ क्या है? जंगल। ये है जंगल। गधे को गर्व क्यों हो रहा था? अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। ठीक है, उसके बहुत मित्र बन गए थे। दूसरे पशु उससे सम्मान दे रहे थे। वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था। नहीं, अन्य पशु से शेर समझ रहे थे। अनुच्छेद में पशु का उल्लेख नहीं है। पशु में लोमड़ी का उल्लेख है, इस पैसेज में शेर का है, गधा का, जेब्रा का नहीं है बच्चों। तो इसमें जो उत्तर होगा क्या होगा? जेब्रा। ठीक है, क्या होगा? जेब्रा। रेंगना किस पशु की आवाज़ को कहा जाता है? गधा को।
किसको कहा जाता है? गधा। गधा जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? रेंगना। गधा क्यों भाग गया? दूसरे पशु की खाल पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। क्यों भाग गया बच्चों? अपनी जान बचाने के लिए। देखिए यही अपनी जान बचाने के लिए वो क्या किया? भाग गया। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? चलिए हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज नंबर देखते हैं 7। क्या देखते हैं? अनुच्छेद नंबर हम देखते हैं 7। 7 क्या कह रहा है कि तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। आप लोग देखेंगे आपके घरों में या घर के आसपास तुलसी का पौधा रहता है, उगाया जाता है। इसे बूटी से मधुर गंध आती है। इस बूटी से, बूटी मतलब उसकी पत्तियों से, उसके जड़ों से, उसके पेड़ों से क्या कहती है? मधुर गंध आती है, मतलब सुगंध आती है। इस पौधों की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधि तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी कम से कम 150 प्रकार, 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता है। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसे प्यास रोकने की विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीव के नीचे रखी जाएं तो थके हुए पथिक को जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं तो यह विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव को भी क्या करती है? दूर करती है। तनाव दूर करती है बच्चों। तो ये तुलसी के पौधे के बारे में बच्चों। चलिए इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? तुलसी के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है? यह सुगंध देती है, सही है। यह तनाव दूर करती, सही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, सही है। इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है, यह गलत है। इसका मूल निवास क्या बच्चों? भारत है। देखिए ये भारत है, तो बच्चों इसमें जो है आपका ये गलत है, इसलिए यही सही है। विश्व में तुलसी कितनी किस्म पाई जाती हैं बच्चों? 150 प्रकार की। कितने प्रकार की? 150 प्रकार की। आप पैसेज में यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये है 150 प्रकार की। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। फिर क्या है ये देखिए, आगे देखते हैं। तो अब तुलसी के पौधे को मंदिरों को बाहर क्यों लगाया जाता था, क्यों उगाया जाता था? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, पथिकों का थकान अनुभव कराने के लिए, गलत है। मंदिरों के चारों खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर पूजा करने के लिए, गलत है। क्या है बच्चों इसमें? क्या पथिकों की प्यास को नियंत्रित करने के लिए जो है मंदिरों के बाहर जो है तुलसी लगाया जाता था या उगाया जाता था। तुलसी का मूल निवास देश क्या है बच्चों? भारत है। क्या है मूल निवास देश? भारत है। शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, गलत है। स्वास्थ्य के लिए हितकर है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा लाभदायक है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बच्चों। क्या है ये? स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? हितकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, स्वास्थ्य के लिए क्या है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, स्वास्थ्य का हितकर है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक है। क्या बच्चों? यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो बच्चों यहाँ क्या है? स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 आपका सही। इसमें देखिए क्या है, ये सही है, ये सही है, ये पहला वाला सही है, भारत सही है। इस तरीके से बच्चों हम लोग इतने पैसेजों को हल कर लिया है। चलते हैं आगे पैसेज को सॉल्व करते हैं बच्चों।
बच्चों हम सोच रहे हैं इसको 1 घंटे का वीडियो बना दें, जिससे आप लोगों को जितना मैं पैसेज कवर कर पाऊँगा करूँगा, नहीं तो इसका भाग 2 लेकर आपके समक्ष आऊँगा। ये बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ये जान लेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख करके पूरे पैसेजों को सही से सॉल्व कर लिया है तो ये जान लीजिए बच्चों, आप आगामी परीक्षा जो 18 जनवरी को होने वाला है उसमें आप जो है पूरा क्या है 20 में 20 प्रश्न सही कर लेंगे। अब एक सीरीज आपको और लेकर आएंगे, उसमें विलोम, पर्यायवाची और शब्दार्थ शब्द रहेंगे, एक ही वीडियो में पूरा रहेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए ये पैसे से भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर उसको भी देखिए क्या है। जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। इससे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी यह सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर, पिज्ज़ा की बड़ी मांग है। यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान हैं, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक है। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं है। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तल कर पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं, मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड की वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। तो बच्चों ये आजकल आप लोगों के लेवल का है, आपको फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद है, चाउमीन, चाट, बर्गर, समोसा। ठीक है, मार्केट के सामान ज़्यादा आपको मन करता है खाने को। जो घर में बनी वस्तुएं हैं, घर में बना भोजन है, उसको खाने का कम मन करता है। उसके दुष्परिणाम है बच्चों, उसी से संबंधित पैसेज है। इस पैसेज को हम सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव ला करके, मोटापे का कारण बन करके, हमें अच्छा स्वास्थ्य दे करके, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहन दे करके। तो बच्चों ये जो आपका है ये मोटापे का कारण बन करके, क्योंकि जो फास्ट फूड रहता है बच्चों वह तेलों में जो है पकाया जाता है और वह ऑयल जो है हमारे मोटापे का कारण बन जाता है। हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें फास्ट फूड संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि बच्चों फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, गलत। यह आसानी से उपलब्ध होता है, गलत। यह हमारी जीवन शैली बदल देता है, गलत। यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए बच्चों हमें इसका क्या करना चाहिए, इसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है। तो बच्चों नकल करने का मतलब होता है अनुकरण करना। तो देखिए अनुकरण करना ही बच्चों आपका क्या है, इसमें शब्दार्थ है, जो अर्थ है इसका। कार्य करना गलत है, तुलना करना गलत है, अपनाना गलत है। अनुकरण मतलब क्या है, नकल करना। फास्ट फूड से हो सकता या सकती है अनिद्रा, जे प्रभार, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, सामाजिक स्तर पर हानि। तो जीवन से जुड़ी बीमारियां हो सकता है या हो सकती है। तो बच्चों आपका चौथे में विकल्प नंबर 2 सही है। अब देखिए घर पर बना खाना होता है, पोषक नहीं होता है, फास्ट फूड से अच्छा नहीं होता, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता बच्चों। ये हमारे लिए विकल्प बच्चों, इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। न तो पौष्टिक न तो स्वादिष्ट, ये भी गलत है। तो बच्चों 5वें प्रश्न का विकल्प नंबर 3 आपका सही है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम चलते हैं, नए पैसेज को देखते हैं। पैसेज नंबर 10 को पढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी।
एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर पर ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी कि वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारा दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। तो बच्चों, यह एक लड़का और एक बंदर की कहानी है कि एक बंदर था जो पेड़ पे बैठा था रहता था, रोज़ खाना उसको मिलता था, लेकिन क्या होता था, जब लोग घर पे रहते थे तो कहीं ना कहीं वह चला जाता था। लेकिन एक दिन मेला देखने गए तो वह बंदर कहीं नहीं गया, वह पेड़ पर बैठ के घर की रखवाली कर रहा था। तो बच्चों, चलते हैं हम इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पेड़ पर कौन रहता था बच्चों? पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर बच्चों बंदर रहता था। क्या रहता था बच्चों? बंदर रहता था। लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? लड़के की माँ उसे खाने के लिए क्या देती थी? केले और मिठाइयाँ देती थी। क्या देती थी? केले और मिठाइयाँ देती थी। लड़के के घर की देखभाल किसने की थी? बंदर ने की थी। किसने की थी घर की रखवाली? बंदर ने की थी बच्चों। ठीक है। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? बहुत सारी चीज़ें दी। क्या दी बच्चों? बहुत सारी चीज़ें दी। ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। गलत है। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। ठीक है। बंदर ने मोहल्लों के लोगों को परेशान किया। गलत है। ठीक है। तो यहाँ सारा दिन जो है बंदर पेड़ की ऊंची डाल पे बैठा रहा। तो बच्चों, ये आपका उत्तर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप पैसेज को आराम से पढ़िएगा और उसमें पढ़ते समय जल्दबाजी नहीं करिएगा। प्रश्न को आराम से सॉल्व करिएगा, क्योंकि यह आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही करने की पॉसिबिलिटी है। और इसमें आप 20 का 20 क्वेश्चन सही करेंगे बच्चों, तो आपका 25 नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुच्छेद नंबर हम 11 देखते हैं बच्चों। 11 क्या कह रहा है? पैसेज को पढ़ते हैं। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं का राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने को सतीत्व की रक्षा के लिए जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, किला राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। तो बच्चों, यह चित्तौड़ मेवाड़ की एक कहानी है। ठीक है, जिसमें जो है स्वाधीनता, मतलब देखिए यहाँ पे नहीं स्वीकार किए हैं। तो बच्चों देखिए, पढ़ते हैं इसमें क्या है, पैसेज को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए। क्या करा? चित्तौड़ स्थित है। चित्तौड़ कहाँ है बच्चों? चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान का एक राज्य का एक जिला। किस जिले में बच्चों है? ये देखिए, यहाँ क्या है? चित्तौड़ राजस्थान का एक क्या है? एक जिला है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया बच्चों? देखिए, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये देखिए 1303 ईस्वी में। किसमें? 1303 ईस्वी में अधिकार कर लिया। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? ये कहाँ? चित्तौड़। कहाँ स्थित है बच्चों? चित्तौड़ में स्थित है। अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? महाराणा प्रताप। कौन ने स्वीकार किया? महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी बच्चों? भाग जाती थी, आग में जलकर जौहर कर लेती थी। बच्चों, युद्ध करती थी नहीं। तो बच्चों, आग में जलकर क्या कर लेती थी? जौहर मतलब क्या? अपने आप को जला लेती थी। ठीक है, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए। ठीक है, आगे बच्चे बढ़ते हैं।
यहाँ देखते हैं अनुच्छेद नंबर हम देखते हैं आज क्या देखते हैं अब 13 क्या कह रहा है। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का गठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे। राज्य के पदों का वितरण भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था और उनके राज्य में हर एक व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उससे भी शिवाजी के आदेश पर बंदी बना लिया गया था। अपने खुद पुत्र को भी उन्होंने, अगर वो अमर्यादित बात करने लगा, व्यवहार करने लगा, तो उनको भी कैदी बना लिए। तो बच्चों, क्योंकि जो नियम होता है सबके लिए एक होता। आगे चलते बच्चों, हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहा है मुझसे कि शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तो कहाँ पर? कर्नाटक और बीजापुर। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया है अभियान चला करके बीजापुर कर्नाटक समुद्र तट के सारे प्रदेशों को क्या कर लिए? अधिकार कर लिए बच्चों। तो यहाँ पर जो होगा हमारा ये कर्नाटक और बीजापुर पर होगा। शिवाजी आदर करते थे हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का, सभी धर्मों का वो क्या करते थे? आदर और सम्मान करते थे। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था बच्चों? संभाजी। क्या था? संभाजी। शिवाजी के आदेश पर बंदी बना लिया गया था किसको? संभाजी को। किसको बना लिया गया था? संभाजी को। युद्ध का विलोम क्या होगा? युद्ध का विलोम क्या होगा बच्चों? युद्ध का विलोम हो जाएगा आपका जो होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? शांति। क्या हो जाएगा? शांति। तो बच्चों ठीक है, इस पैसेज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियाँ और खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दाम पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिससे पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य जीवों को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हम अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों क्या है मूल्यवान विरासत किसे कहते हैं? बच्चों मूल्यवान विरासत उसे कहते हैं जो संपूर्ण, क्या हो जाए बच्चों? संपूर्ण वन्य जीवन को हम क्या कह सकते हैं? मूल्यवान विरासत। क्योंकि बच्चों संपूर्ण वन्य जीव में शेर, बाघ, पक्षी सब आ जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं बच्चों। कितने कारण दिए गए हैं बच्चों? तो इसमें बच्चों 2 कारण दिए गए हैं। कौन कौन बच्चों? नंबर 1 क्या है? देखिए, जो नदियों में पल क्या है, जो जहरीले रसायन को छोड़ा जा रहा है ये, ठीक है।
ये 3 क्या बच्चों 3 है। कौन कौन सा नंबर 1 है? नंबर 1 जो शिकार कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? लालची लोग उनकी हड्डियों खालों के लिए मारते हैं, नंबर 1 हो गया। फिर क्या है? कंपनी जहरीले रसायन छोड़ रही हैं, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण जो है वृक्षों को काट रहे हैं। ठीक है, ये 3 कारण जो है हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? ये सही है, यहाँ 3 सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है? लेखक आग्रह कर रहा है कि पशुओं को मारने के लिए गलत, पशुओं को व्यापार के लिए गलत, वृक्षों को काटने के लिए गलत, वन्य जीव की रक्षा के लिए क्या कर रहा है? लेखक अनुग्रह कर रहा है। देखिए यही हमें प्रयत्न करना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब बात करते हैं किसके बारे में? हमारे पर्यावरण की विधि के, पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हमारे पर्यावरण के बारे में बात होती है, तब वहाँ पारिस्थितिकी की बात होती है। यदि हमने यह नहीं रोका, तो यहाँ शब्द यह शब्द के लिए प्रयुक्त है। यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? पशुओं को मारना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, वृक्षों को काटना और भावनाओं को क्या करना? नष्ट करना। तो यह जो है पर्यावरण के लिए, अपने पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। चींटियाँ दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का एक ऐसा कार्य माना जाता है कि जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म रहें। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियाँ ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो बच्चों यह चींटियों के बारे में है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। चींटियाँ दुनिया की कीटों में क्या में गिनी जाती है? प्रबल कीटों में गिनी जाती है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? प्रबल। तो क्या हो जाएगा? प्रबल। चींटियों को खिलाने के लिए लोग क्या करते हैं? दानी करते हैं, सहयोगी करते हैं, ईमानदारी करते हैं कि धनी कहते हैं। बच्चों क्या होता है, क्या हो जाएगा इसमें? तो ये भी क्या हो जाएगा? दानी। मतलब लोग चींटियों को खिलाने के लिए क्या करते हैं? दान करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? उनको लोग क्या होते हैं? दानी। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं, क्या होते हैं? दानी। क्या होते हैं बच्चों? दानी होते हैं। दान एक कार्य है जिससे निहित होता है। क्या होता है बच्चों? दान एक कार्य है जिसमें क्या होता है? निहित होता है। क्या होता है? देना। मांगना नहीं, पूछना नहीं, लेना नहीं। क्या होगा? देना हो जाएगा। क्या बच्चों? देना हो जाएगा। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया है जाड़ों में खाना इकट्ठा करें, गर्मियों में ठंडे कैसे रहें, शत्रुओं से कैसे लड़ें, अच्छा भाग कैसे बनाएं। तो बच्चों इसमें उन्होंने क्या बताया है कि गर्मियों में कैसे ठंडे रहें। ठीक है, ये आपका विकल्प नंबर जो है 2 आपका सही है। ठीक है। संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? संपन्न का मतलब होता है राजभक्त, गलत, सहयोगी गलत, निर्धन गलत, धनी। क्या हो जाएगा बच्चों? धनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। पैसेज नंबर 17 देखते हैं। क्या कह रहा है पैसेज? ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए। क्या है? तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिद्वास स्वामी से संगीत सीखा। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वह अकबर महान के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन अपनी कला में इतने निपुण थे कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकते थे। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा देते थे। इसी प्रकार दीपक राग गाकर दिए जला सकते थे। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उसकी कला में इतना प्रसन्न हुए कि उसे
उसने उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। संगीत की दुनिया में तानसेन के योगदान को अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों गीतकारों द्वारा उसका पूजा किया जाता है। बच्चों, ये तानसेन के बारे में पैसेज है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वह पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ क्या है? महानतम मतलब होता है तानसेन से अच्छा कोई नहीं, अन्य लोग तानसेन से अच्छे हैं, तानसेन सबसे अच्छों में है, तानसेन महान मानव हैं। तो बच्चों, तानसेन सबसे अच्छों में है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत लगाव का आशय क्या है? बहुत लगाव का आशय मतलब क्या है? बहुत लगाव का अर्थ क्या है? बहुत ज्ञान होना, बहुत सृजन होना, बहुत सम्मान देना, बहुत प्यार। तो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? बहुत लगाव मतलब होता है बहुत प्यार। तानसेन से संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकता था, वह महान मनोविनोद करने वाला था, उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था, वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। वह अपने संगीत से क्या कर सकता है बच्चों? तो चमत्कार कर सकता था। इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है, इसमें 3 सही है, इसमें 3 सही है। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर अशोक सम्राट ने क्या करते थे? प्रदर्शित कर रहे हैं उदारता, प्रशंसा, क्रोध, संपन्नता। बच्चों, उदारता नहीं, क्या कर रहे हैं? इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा? प्रशंसा करें। भाई, कोई भी अगर कोई किसी से उपाधि दे रहा है, किसी को कोई सम्मान दे रहा है या कोई प्राइज़ दे रहा है, तो एक प्रकार से उसे हम प्रशंसा ही कह सकते हैं ना। तो बच्चों, उदारता गलत है, यहाँ प्रशंसा क्या सही है, क्रोध संपन्नता गलत है। किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकते थे? दीपक राग गाने से क्या हो सकता था? जो है दीपक राग से गाने से दिए जला सकते थे। तो बच्चों, इस तरीके से हम जो है इस पैसेज को भी सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने के लिए पार्क में गए। पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। गर्म हवा के गुब्बारे को लोग सवारी कर सकते थे। यह आकाश में ऊंचा उठ गया। जब यह ऊंचा आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए बहुत छोटी थी। मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा खरीद कर दिया। उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया। तो बच्चों, ये जो है गुब्बारे के बारे में है कहानी, जो पिकनिक गए हैं वहाँ मना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपने अनुच्छेदों को, अनुच्छेद के प्रश्नों को। क्या इसमें पूछ रहा है आपसे? कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा? कहाँ देखा बच्चे? बाजार में, पार्क में, स्टोर में, स्कूल में, स्टोर में। तो बच्चों, एक पार्क में। पिकनिक कहाँ गए थे वो लोग? पार्क में। तो बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ क्या होगा आपका? पार्क। पार्क आपका सही हो जाएगा। गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? एक रंग बिरंगा गुब्बारा, एक बड़ा सा गुब्बारा, एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक छोटा लाल गुब्बारा। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक गर्म हवा का गुब्बारा था। बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी? गुब्बारा बहुत छोटा था, वह बहुत छोटी थी। कौन छोटी थी? वह बहुत छोटी थी, इसलिए वह गुब्बारे में नहीं बैठ पाई। पिता ने लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीद दिया? वह रो रही थी। वह गर्म हवा गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी। वह लाल गुब्बारे को देखकर रोमांचित हो गई थी। सबसे सस्ता गुब्बारा यही था। तो बच्चों, यहाँ पर जो था वह गर्म हवा गुब्बारे में सवारी करने के लिए जो नहीं कर सकी, इसलिए जो है उसके लिए उन्होंने एक छोटा लाल गुब्बारा खरीद करके दे दिया। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या हो जाए बच्चों? देखिए उत्तेजित। देखिए, आप लोग इससे पहले भी अनुच्छेदों में देख चुके हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों का बच्चों रिपीट होता है, रिवीजन होता है, रिवाइज हो जाता है, आपसे फिर पुनः पूछा जा सकता है।
तो इसलिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, और हमारे साथ भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था। मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था। वह कुछ भी ठूस कर खा जाता था। जब वह सारे चुपड़े पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ मुंह को डालता तो उसकी माँ मुस्कुराती थी, लेकिन मोहित की बहन मीता अधिक नहीं खाती थी। जब उनकी माँ उन्हें फास्ट फूड के लिए रेस्तरां में ले जाती तो मोहित पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज दावत उड़ाता। उसके बाद भी वह कभी एक आइसक्रीम खाता या कभी दो, किंतु मीता अपने पहले ही बर्गर को कठिनता से निपटा रही थी। माँ सोचती, काश मीता भी मोहित की भांति खाती होती। तो एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने मोहित से पूछा, तुमने क्या खाया, तो मोहित की माँ ने बड़े गर्व से कहा कि मेरा बेटा जो भी मैं उसके सामने रखती हूँ उसे खा जाता है। यह सुनकर उसने क्या क्या खाया डॉक्टर चकित हो गया। डॉक्टर ने उसे ध्यानपूर्वक परीक्षण किया, कहा मोहित जो खाता है वह सब चीज़ें ठीक नहीं है। उसने मोहित की माँ से कहा, उसे बहुत से ताज़े फल, हरी सब्जियाँ, अनाज दीजिए, कोई कैंडी, टॉफ़ी, चॉकलेट न दो। उसके दांत देखिए सब कीड़े लग चुके हैं। तो बच्चों ये भी आपके स्वास्थ्य वर्धक की पैसेज है बच्चों। देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है? मोहित की माँ उसके बारे में प्रसन्न थी। क्यों? कि मोहित की बहन जैसा था। मोहित कुछ भी खा लेता था। मोहित फास्ट फूड प्रिय था। मोहित माँ का कहना मानता था। मोहित क्या करता था? माँ का कहना मानता था। नहीं, मोहित कुछ भी जो है बच्चों कुछ भी खा सकता था। जो भी उसके सामने रखा जाए सब खा लेता था, इसलिए उसकी माँ को पसंद थी। मोहित की माँ चाहती थी कि मोहित अधिक खाए। मीता डॉक्टर से मिले, मोहित कम खाए। मीता भी मोहित की भांति खाए, ये उसकी माँ चाहती थी। डॉक्टर ने मोहित की माँ को कहा कि मीता को भी अधिक खाना चाहिए। मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा है। मोहित सिर्फ बर्गर और कैंडी खाना चाहिए। मीता मोहित जैसा होना चाहिए। तो मोहित सारी गलत चीज़ें क्या कर रहा? खा रहा है। ये डॉक्टर ने उनकी माँ से कहा कि मोहित जो है सारी गलत चीज़ें खा रहा है। ध्यान से देखा के लिए अनुच्छेद प्रयुक्त है। मुंह में डालता था, चकित हो जाता था, सोचता था, परीक्षण किया। क्या किया बच्चों? ध्यान से क्या है? परीक्षण किया। क्या करेगा बच्चों? परीक्षण करना। मोहित को क्या खाना चाहिए? निम्नलिखित में से चुनिए। आइसक्रीम, बर्गर, अनाज और फल। बच्चों क्या खाना चाहिए? अनाज और फल खाना चाहिए। आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, चॉकलेट, टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए। इसलिए बच्चों ये हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 20 को क्या कह रहा है ये? गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगटान ये सभी विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। ये महावानर बंदरों से बड़े होते हैं और उनसे कम बच्चे होते हैं। ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आँखों पर अधिक निर्भर होते हैं। महावानरों की पूँछ नहीं होती है, बंदरों की भांति होती हैं। महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है, जिसका अर्थ है कि ये बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। महावानरों के पैर एक ऐसे होते हैं कि वस्तुओं को जकड़ सकें। उनकी अंगुलियों के निशान बेजोड़ और नाखून चपटे होते हैं। महावानरों का शरीर की रचना ऐसी होती है कि वो चारों हाथ पैर से चल सकते हैं। उनकी बाहें टांगों से लंबी होती है ताकि वह चलने से अंगुलियों के पैरों का प्रयोग कर सकें। बंदरों की अपेक्षा महावानरों
किन पर अधिक निर्भर होते हैं बच्चों? किस पर अधिक होते हैं निर्भर? वो अपने आँख पर निर्भर होते हैं। किस पे होते हैं अधिक? अपने आँख पर अधिक निर्भर होते हैं। देखिए यहाँ पे पैसेज में है, ठीक। इनमें से किसकी पूँछ होती है? किसकी पूँछ होती है बच्चों? बंदर की पूँछ होती है। किसकी पूँछ होती है बच्चों? बंदर की पूँछ होती है। किसकी पूँछ होती है? बंदर। बाकी उन सबके पूँछ नहीं होते हैं। आगे देखिए, वहाँ आँख हो गया, बंदर हो गया। महावानर चीज़ों को अपने पैरों से पकड़ सकते हैं। कैसे? उनके पैरों की अंगुलियों से, उनके नाखूनों से। उनके पैर ऐसे होते हैं, उनके पैर ऐसे ही बने होते हैं। वे नाखूनों से चीज़ उठाते हैं, उनके पैरों की अंगुलियों से। वे दोनों पैरों को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो होगा आपका ये दूसरा, वे नाखूनों से भी चीज़ों को उठा सकते हैं। वह कौन सी एक आम वस्तु है जो मनुष्यों और महावनरों में होती है? क्या होती है बच्चों? तो बच्चों क्या होती है? अंगुलियों के निशान। बेजोड़ का अर्थ क्या होगा बच्चों? बेजोड़ का असाधारण। क्या होगा समानार्थक? असाधारण। ठीक है प्यारे बच्चों, असाधारण हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आँख हो गया, बंदर हो गया। यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? उनके पैरों की अंगुलियों से। क्या बच्चों? उनके पैरों की अंगुलियों से क्या होगा? पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम इस पैसेज को भी सॉल्व कर लिए। चलिए एक पैसेज और देखते हैं, क्या है 21। ध्यान दीजिए, इसको देखते हैं। मेरा गुप्त प्रिय स्थान कोई सुंदर भवन या कोई यादगार जगह नहीं था। यह ना कोई उद्यान था, ना मनोरंजन पार्क या नदी तट या एक नाले के पाइप था जो लंबी घास से घिरा और ढका था। मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि मैं इसे प्यार करता था और छिपने का स्वर्गीय जगह था। रोज़ लंच की छुट्टी के समय आधे घंटे मैं और मेरे प्रिय मित्र नाले की पाइप तक जाते और वहाँ बैठते। यह बढ़िया जगह थी क्योंकि शांत और सुंदर था। एक दिन एक अध्यापक ने हमें देख लिया कि पाइप पर हमारा जाना बंद कर दिया। यह बड़ा दुखदाई था। अब लंच टाइम वैसा नहीं रहा, हमारे चारों ओर शोरगुल था। मैं सोचता हूँ काश हमारे अध्यापक को हमारा पता ना चला होता। ठीक है, ये किसी प्रिय स्थान की बात हो रहा है, बच्चों की स्कूल की बात कर रहा है, लंच के बारे में बात हो रहा है। तो वाचक का गुप्त प्रिय स्थान कौन सा बच्चों था? नाले का पाइप। क्या था बच्चों? नाले के पाइप था। लेखक क्या? नाले का पाइप था। लेखक अपनी गुप्त जगह को कहता था लंबी घास से घिरा एक नाले का पाइप, स्कूल का छिपने का स्वर्गीय जगह। छिपने का क्या कहता था बच्चों? स्वर्गीय जगह। ये से क्या कहता था? ये छिपने का स्वर्गीय जगह कहता था। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ जब अध्यापक गुप्त स्थान का पता चला? अध्यापक भी उसके साथ नाले के पाइप पे गए थे। गलत है। अध्यापक ने उसके नाले पाइप तक आने पर ध्यान नहीं दिया। गलत है। वे स्कूल से फिर नाले के पाइप पे नहीं जा सके। ये ठीक है, स्कूल से फिर वो नाले की पाइप पर नहीं जा सके क्योंकि अध्यापक ने उनको मना कर दिया था। बच्चों आगे देखते हैं, ये आपके विचार से अध्यापक ने उसके नाले के पाइप पर जाना बंद क्यों किया होगा? वह उन्हें दंड देना चाहता था। वह नहीं चाहता था बच्चे खुश रहें। नाले पे पाइप पर जाना सुरक्षित नहीं था बच्चों। क्या था? सुरक्षित नहीं था। लेखक ने इसे अपना प्रिय स्थान क्यों कहा? इसके चारों ओर लंबी घासें थी, यह नदी के किनारे था, यह वहाँ अपने मित्र के साथ छुपन छुपाई खेलता था। यह सुंदर और क्या था बच्चों? शांत था। क्या था बच्चों? सुंदर और शांत स्थान था। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से प्रश्नों को जान ले। उत्तर क्या है? ये जो है आपका नाले का पाइप था, वाचक का गुप्त स्थान, यहाँ इसको छिपने का स्वर्गीय जगह कहा जाता था। वह फिर जो स्कूल से नाले के पाइप पे नहीं जा सका, क्यों?
क्योंकि नाले के पाइप पर जाना सुरक्षित नहीं था। और फिर वह क्यों प्रिय था? क्योंकि सुंदर और शांत स्थान था। बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने इस पैसेज को भी सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, इस पैसेज को पढ़ते हैं। कठफोड़वा एक प्रकार का, ध्यान दीजिए बच्चों, कठफोड़वा एक प्रकार का पक्षी है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर यह सर्वत्र पाया जाता है। कठफोड़वे की 200 अधिक प्रजातियां हैं। जो सबसे बड़े कठफोड़वे इंपीरियल वुडपेकर, आइवरी बिल्ड वुडपेकर अब प्रायः विलुप्त हो चुके हैं। लकड़ी में छेद करने के लिए कठफोड़वे की चोंच बड़ी तीखी होती है और इसकी पूँछें छोटी और कड़ी होती है, जो उन्हें पेड़ के तने से और शाखाओं से चिपकने में सहायक होती है। कठफोड़वे की बड़ी लंबी जीभ होती है, जो पेड़ के भीतर की गहराइयों से कीड़ों को निकालने में मदद करती है। प्रायः कठफोड़वे दिखाई पड़ने से पहले पेड़ों पर जोर आवाज़ करते सुनाई पड़ते हैं। कठफोड़वे हानिकारक भी हो सकते हैं यदि वे कभी मकानों की खुदाई करने लगे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कठफोड़वे नहीं पाए जाते हैं। कठफोड़वे कहाँ नहीं पाए जाते हैं बच्चों? कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण ध्रुव को छोड़ कर सर्वत्र जगह पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्या कह रहा है। कठफोड़वे की जीभ लंबी क्यों होती है? क्योंकि ताकि वे पेड़ की खुदाई कर सके, ताकि वे धरती के कीड़ों को उठा सके, ताकि पेड़ के अंदर कीड़ों प्राप्त कर सके, ताकि पेड़ के अंदर से कीड़ों को क्या कर सके बच्चों? प्राप्त कर सके। विलुप्त पशु हो जाते हैं। विलुप्त पशु वे हैं जो विशिष्ट हैं, नष्ट हो गए, मुश्किल से मिलते हैं और क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। तो बच्चों क्या है इसमें? विलुप्त पशु जो होते हैं बच्चों मुश्किल से मिलते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विलुप्त पशु वे हैं जो नष्ट हो गए हैं। क्योंकि एक बच्चा संकटग्रस्त होता है, संकटग्रस्त जो मुश्किल से मिलते हैं, और जो विलुप्त हो गए वो पूरा धरती से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें सवाल बच्चों 3 है। आइवरी बिल्ड वुडपेकर क्या हो गए? विलुप्त हो गए हैं। क्या हो गए बच्चों? विलुप्त हो गए हैं। अनुच्छेद में खुदाई करना का आशा क्या है? कीड़े ढूंढना, अभ्यास करना, छेद करना, नियमित रहना। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? छेद करना। खुदाई करने का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? छेद करना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस पैसेज को पढ़कर अनुच्छेदों को सॉल्व कर, प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्न संख्या क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 23 को देखते हैं क्या कह रहा है। रतन कुमार का जन्म एक छोटे से किसान के परिवार में हुआ था। उसे खेती करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुंबई में बसने का निर्णय लिया। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और एक अमीर महिला से शादी कर ली। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चली, इसलिए उसने एक जहाज़ में सर्जन पद संभाल लिया। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह मुंबई में ही रहे। जब उसके पति भी जहाज़ के पूर्वी अफ्रीका की ओर रवाना हुए तो वह बीमार पड़ गई। समुद्री यात्रा के 7वें दिन जहाज़ एक तूफ़ान में फंस गया। यह कोई बड़ा जहाज़ नहीं था, इसलिए शक्तिशाली लहरों का सामना न कर सका और नष्ट हो गया। रतन कुमार मुंबई चला गया क्योंकि वह फिल्मों में काम करना चाहता था। गलत। वह एक किसान का लड़का था। गलत। उसे खेती करना पसंद नहीं था। वह अपने पिता खुश नहीं कर सकता था, अपने पिता से खुश नहीं था। बच्चों उसे खेती करना नहीं आता था, इसलिए वो जो है मुंबई बसने का निर्णय लिए, इसलिए मुंबई चला गया क्योंकि उसे खेती करना नहीं आता था इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
वह डॉक्टर बन गया। जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी, क्योंकि उसकी पत्नी अमीर थी, क्योंकि उसके पिता किसान थे, अपनी आजीविका के चलाने के लिए उसने क्या कर लिया, क्योंकि उसकी पत्नी क्या थी, अमीर थी, वह डॉक्टर क्या बन गया, ठीक है, डॉक्टर बन गया। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो मुंबई में ही रहे, क्योंकि वो अमीर था, क्योंकि वह चाहती थी कि फिल्मों में काम करे ताकि वो डॉक्टर बन सके, ताकि वो जहाज़ों में काम कर सके। तो बच्चों, उसकी पत्नी चाहती थी कि वो जो है, क्योंकि वह अमीर थी, इसलिए वो क्या चाहती थी कि वो मुंबई में ही रहे, कहीं और कहीं ना जाए। देखिए आगे देखते हैं। उसने जहाज़ पर काम करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक डॉक्टर था। वह प्रैक्टिस अच्छी नहीं चलने के कारण वह क्या किया, वह जहाज़ पर एक डॉक्टर के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, काम करना पसंद कर लिया। जब वह जहाज़ से के साथ चला गया तो उसकी पत्नी क्या हो गई, बीमार पड़ गई। क्या हो गई बच्चों, बीमार पड़ गई। उसकी पत्नी क्या हो गई, बीमार पड़ गई। चलिए बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर देखते हैं आगे। 24 है, 25 है, 26 है। तो बच्चों 3 अनुच्छेद और है, इन 3 अनुच्छेद को और हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। वीडियो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो बच्चों करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए। पृथ्वी के भाग हमेशा सदा गतिशील रहते हैं, पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि हम भी इस गति के साथ चल रहे हैं। पृथ्वी की पपड़ी का एक भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर ये भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी मुड़ जाती है और पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। हल्के भूकंप से बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं। बड़े भूकंप से भवन गिर सकते हैं और बहुत बड़े भूकंप से भूस्खलन होता है। सुनामी नाम से विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत हानि होती है, जिससे क्या होता है बच्चों, बहुत हानि होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पढ़ते हैं, हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि यह केवल पृथ्वी कुछ भाग गति करते हैं, वे बहुत कम चाल चल सकते हैं। हम भी उन्हीं के साथ चल रहे हैं, इसलिए हमें गति का अनुभव नहीं पता चलता है। आगे देखते हैं, ये इसमें तीसरा सही है। जब धरती के तल पर भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप। एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम होता है। कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं, धरती थोड़ी झूलती है, बड़े भवन गिर जाते हैं, छत पर लगी रोशनियां झूलती हैं। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, कैबिनेट में रखी बर्तनें खड़खड़ाते हैं। सुनामी आने का कारण क्या है, छोटे भूकंप, बड़े भूकंप, चौड़ी लहरें, विशाल लहरें। तो सुनामी आने का क्या है, बड़े भूकंप क्या है, सुनामी कब आता है बच्चों, बड़े भूकंप से, ठीक है, क्या आता है, बड़े भूकंप से सुनामी आ जाता है। उपरोक्त अनुच्छेद में तत्काल का अर्थ क्या होता है, केवल एक समय, देर से, कुछ देर, तुरंत। तत्काल का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत। तत्काल का अर्थ क्या हो जाएगा, तुरंत। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनुच्छेद 25 देखते हैं, क्या कह रहा है। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक, खिलाड़ी एकत्र होते। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा।
उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद प्रतियोगिताएं ही नहीं होती, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़ भी। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति क्या था, सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते, रथ दौड़ते थे। खेल ओलंपिक की शपथ प्रारंभ होते और पुरस्कार और दावत के साथ समाप्त होते। बच्चों, ये एक यूनान वासियों की जो है 4 वर्ष बाद जो है एक पूजा करते थे, उत्सव मनाते थे, उसमें खेल भी शामिल थे। तो ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम, देखिए बच्चों, ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था बच्चों? तो बच्चों यहीं देख लीजिए, ये थोड़ा आपसे करंट पूछ लिया। कब से? देखिए ये 776 ईस्वी में, ठीक। ये आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि वो ओलंपिक्स किस शहर में आयोजित किए जाते थे बच्चों? ओलंपिक जो है किस शहर में मनाया जाता था? तो ओलंपिया शहर में। कहाँ होता था? ओलंपिया शहर में। तो ये ओलंपिया है। खेलों से मेल होता था। क्या होता था खेलों से बच्चों? मन और शरीर का। यहाँ देखिए दिया हुआ आपका, ये खेल से मन और शरीर का मेल होता। देखिए यहाँ पे ये है बच्चों, खेल से मन और शरीर का। तो बच्चों खेल और मन से और शरीर से, ठीक है, ये सही है। ज्यूस क्या था बच्चों? एक महान राजा था, एक यूनानी देवता था। क्या था बच्चों? एक महान यूनानी देवता था। यूनानियों के लिए ओलंपिक में जीतने का प्रयास करने का अर्थ क्या था बच्चों? ज्यूस के प्रति क्या था? सम्मान था। किसके प्रति सम्मान था? ज्यूस के प्रति क्या था? सम्मान था। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम बच्चों प्रश्न 1 में ये सही है, ओलंपिया सही है, मानव शरीर सही है और यूनानी देवता। तो बच्चों एक लास्ट पैसेज को और देख लेते हैं। मरुस्थलों में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है। मरुस्थलों में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है। रात में रेगिस्तान छिपकलियाँ अपने छिद्रों से बाहर निकलती। अनेक प्रकार की जहरीले सांप, बिच्छू, रोमड़ियाँ और कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते थे। सहारा, अरब और थार मरुस्थल में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। ऊँट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, बालू में मीलों चल सकता था। इसकी आँखों की बरौनियाँ लंबी होती हैं और यह अपने नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे यह रेत से अपनी आँखों और नाक को बचा सकता है। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं और पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होते हैं। ऊँट एक बार में कई लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी के चल सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपरिहार्य है। बच्चों अब पैसेज को सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है कि इस अनुच्छेद में सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? बच्चों सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? ऊँट मरुस्थल का जहाज है। रात्र में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है? जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, लोमड़ियाँ और क्या बच्चों? रेगिस्तान छिपकलियाँ। तो बच्चों इसमें क्या है? रेगिस्तान छिपकलियाँ। ऊँट 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता, क्योंकि यह रेत में मीलों चल सकता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं। यह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। इसके 1 या 2 कुबड़ होते हैं। तो बच्चों इसका जो है उत्तर ये होगा, क्योंकि वह एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। पैरों में अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? तो अपरिहार्य मतलब ये है कि जो है सार्थक।
अपरिहार्य मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्या हो जाएगा अपरिहार्य मतलब महत्वपूर्ण। ऊँट अपनी नाक और आँख को रेत से कैसे बचाता है? लंबी बरौनियाँ और क्या होता है? लंबी बरौनियाँ और नाक बंद रखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसमें जो है लगभग बहुत सारे अनुच्छेदों को हल किया है। ठीक है, और ये आपके आगामी परीक्षा जो 18 जनवरी को 2025 को होने वाला है, उसमें भाषा परीक्षण में बच्चों ये आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप खूब पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए। और इसी के क्रम में हम एक वीडियो आपके समक्ष और लेकर आएंगे जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें, कॉम्बो कह सकें, जिसमें आपका बच्चों विलोम शब्द हो जाएगा और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे और शब्दार्थ हो जाएंगे। इन तीनों को मिलाकर एक और वीडियो आपके समक्ष लेकर आएंगे। वो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यह एक बेहतर वीडियो होगा। तो बच्चों अगर आपको हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और समकक्ष अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। तो बच्चों अग्रिम बधाई के लिए, अग्रिम आपकी परीक्षा की बधाई है कि आप परीक्षा की तैयारी करिए बढ़िया से। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का धन्यवाद।